क्लास 12th में प्रकाश चैप्टर में आज हम नए वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, साथ साथ क्रांतिक कोण के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो में आप प्रकाश का परावर्तन और दर्पण के बारे में पढ़े थे। दर्पण दो प्रकार का बताया गया था। आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो वहां पे हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम सीखेंगे। तो आपका सबसे पहले अगर दर्पण है, ये मान लीजिए आपका क्या है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण होगा तो इसका एक भाग हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें बाहर वाला भाग, और इसका जो द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है आपको बताया गया था क्या होता है, उसका ध्रुव होता है, ये ध्रुव है, और इसका क्या है, एक वक्रता केंद्र है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या थी, मुख्य अक्ष कहला रही थी। अब यहां से आपका ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, फोकस है। मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती थी, और वक्रता त्रिज्या और ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब यहां से पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं, किरणें ऐसे आ रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो अगर परावर्तन होगा तो कहां से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरती हैं। पहला नियम हम क्या याद किए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अगर ये आपका कौन सा दर्पण होता, आपका अगर उत्तल दर्पण होता तो उसमें क्या होता, ये द्वारक है, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ फोकस हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो अंदर का भाग क्या किया गया, पॉलिश किया गया है, यहां से किरणें ऐसे निकल जाएंगी। तो पहला नियम बताया गया अगर इसको पीछे लाया जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेंगी, फोकस से होकर निकलती हैं, लेकिन किस रूप में, आभासी रूप में, यहाँ पर वास्तविक रूप में है। तो पहला नियम क्या बताए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम पढ़ते हैं, ये आपका दर्पण हो गया, दर्पण होगा इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। दूसरा नियम बताओ, फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या बताया कि अगर कोई किरण कहां से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, तो अगर उस किरण का परावर्तन होगा तो कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर आपका ही दर्पण कौन सा होता, उत्तल दर्पण में ये नियम लगाते, तो ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया। अब किरणें क्या हो रही हैं, किरणें आ रही हैं, फोकस से होकर आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, फोकस से होकर आ रही हैं। अगर इसका क्या हो जाएगा, अब परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरा नियम क्या बताए कि कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हम क्या बताएंगे, तो तीसरा नियम देखते हैं। ये आपका दर्पण है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, और यहां से ये आपका वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। तो तीसरा नियम जो कहता है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र के मार्ग से वापस लौट आती है। तो यहाँ पर अगर ये आपका ये वाला दर्पण होगा, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, यहाँ पे मध्य बिंदु ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। किरणें कहां से आ रही हैं, किरणें आ रही हैं वक्रता केंद्र से, तो किधर लौट के जाएंगी, वक्रता केंद्र के मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो तीन नियम हम दर्पण में सीखे। पहला नियम क्या कहता है
यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो उसका जब परावर्तन होगा तो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम कहता है यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो उसका परावर्तन होगा तो वक्रता केंद्र के मार्ग से वापस लौट जाती है। इस तरीके से हम अगर ये नियम पढ़े हैं तो नियम की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाने की स्थिति देखेंगे, एक दो स्थिति देखकर उसके बाद हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। प्रतिबिंब बनाएंगे जब वस्तु अनंत पे हो। हम दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाएंगे। वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे होगी तो ये आपका दर्पण है। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा? ध्रुव होगा। ये आपका यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या है? फोकस है। तो वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। तो पहला दूसरा नियम बताते हैं, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम कहता है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है और जहां पर दो किरणें मिल जाएं वही उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो एक चीज दिमाग में रख लेना, वस्तु कहां पे हो? अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बनेगा। इस चीज की बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। वस्तु कहां पे रखा हो? अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। और वस्तु कैसी लग रही है? बहुत बड़ी है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये दिमाग में आपके होना चाहिए, वस्तु हो अनंत पे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। ये हम किसका प्रयोग किए हैं? जो भी नियम पढ़ाए थे उस नियम की सहायता से हम अगर इसी तरीके से एक स्थिति और देख लें, ये आपके पास दर्पण है। दर्पण का ये मध्य बिंदु होगा। यहां से ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। ये आपका फोकस है। इस बार वस्तु हम कहां रख दें? वक्रता केंद्र पर रख दें। तो क्या हो जाएगा? पहला नियम बताओ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम आया कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण ऐसे आई, फोकस से होकर गई। ये किरण ऐसे आई, ऐसे गई और इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। तो किरण कहां, जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहां से इस बार लिख दो, वस्तु कहां पे है? वस्तु वक्रता केंद्र पर है। तो प्रतिबिंब भी कहां बना है? प्रतिबिंब भी बना है आपका वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर। किसका प्रयोग किए? वही जो तीन नियम पढ़ाए हैं। तीन नियम की सहायता से हम दर्पण के किसी भी बिंदु पर हम प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। 6 पॉइंट हैं क्या? जैसे इसमें 6 पॉइंट होंगे। ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है मान लीजिए? अनंत है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि वस्तु कहां रखी हो? ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा पॉइंट हो गया वस्तु कहां रखी हो? फोकस पर। तीसरा पॉइंट कहां पे वस्तु रखी है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चौथा पॉइंट वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर। और पांचवा पॉइंट वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। छठवां पॉइंट वस्तु कहां रखी है? अनंत पर रखी है। इस 6 बिंदु पर हम
उस 3 नियम की सहायता से प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। और जब दो किरणें आपस में वास्तव मिल जाए, ये किरणें क्या हो रही वास्तव मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और जब दो किरणों को मिलाया जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव, दिमाग में रख लो, उल्टा ही बनता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब ये वस्तु है, वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। तो वस्तु के सापेक्ष हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तब। वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब मुख खिंच के नीचे बन रहा है। और जब भी कभी भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। अगर सीधा बनेगा तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट समाप्त होता है। प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें पढ़ेंगे जब तिरछा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब तिरछा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहां से टर्म आया है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। माध्यम क्या हो चुका, चेंज हो चुका है, तो विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, ये मान लीजिए आपका माध्यम 1 है और ये आपका माध्यम 2 है, तो 2 माध्यम है और ये आपका क्या है, अभिलंब है। ये मान लिया आपका क्या है, अभिलंब है। अभिलंब जो होता है वो सीधे बिना विचलित हुए निकल जाता है। यहां से क्या होता है, जब तिरछा प्रकाश क्या कर रहे हैं, जो आपतित हो रहा है तिरछा प्रकाश हो, मतलब कुछ एंगल बनाए। आपतित किरण है तो आपतन कोण कितना हो गया, आई हो गया। जब तिरछा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम 1 हो गया, माध्यम क्या हो गया, 2 हो गया। माध्यम आपका चेंज हो चुका है। मान लीजिए वायु था, ये क्या हो जाए, जल हो सकता है। ये आपका कांच हो, ये आपका क्या हो सकता है, हीरा हो सकता है, कोई द्रव हो सकता है। माध्यम चेंज हो जाए, दोनों माध्यम क्या हो, अलग अलग हो। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होता है, अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाता है। जाना इसको इधर चाहिए था, जा किधर इधर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यहां से कोई प्रकाश आपतित हुआ और ये क्या हो गया, ऐसे चला गया, जाना इधर चाहिए था। तो ये आपका क्या है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण आई होता है। ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण क्या होगा, आर होगा। ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो कौन सा कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। इसके 2 नियम है। यदि आपका ये माध्यम विरल मतलब होता है आपका आसान माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक क्या हो, कम हो, और दूसरे का अपवर्तनांक ज्यादा हो। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम आपका सघन होता है। तो अगर विरल से सघन में चलेंगे, माध्यम इसको मान लिए हम क्या है, विरल है, दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। तो सघन विरल से किस में जा रहे हैं, सघन में जा रहे हैं, तो अभिलंब की ओर किरणें क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी। दूसरा, यदि आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं, सघन माध्यम मतलब कठिन रास्ता है आपका और कहां पे जा रहे हो, आसान वाले रास्ते पे जा रहे हो, तो अभिलंब से क्या हो जाओगे, दूर हट जाओगे। तो 2 नियम बना, यदि विरल से सघन चलोगे तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। दूसरा नियम बनता है, यदि आप सघन से विरल में जा रहे हो तो अभिलंब से दूर हट जाओगे। सघन मतलब होता है आपका बहुत कठिन रास्ता। जैसे किसी पदार्थ का किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए 1.7 है, दूसरे का N1 का मान, N2 का मान जो है मान लीजिए 2.3 है, मान लिया गया। तो जो N1 के सापेक्ष
N2 है, N2 क्या होगा, सघन माध्यम होगा, N1 क्या होगा, विरल होगा। मतलब N का मान जितना कम होगा वह माध्यम उतना ही विरल होगा, आसान होगा। यहां से N2 क्या है, सघन है, N1 क्या है, विरल है। मान लीजिए किसी N का मान क्या है, N का मान मान लीजिए आपके पास 1.5 है, जो किसके लिए होता है, कांच के लिए होता है। और एक N1 का मान इतना हो गया, N2 का मान मान लीजिए कितना है, 1.33 है। तो यहां से आप क्या बता सकते हो, N1 सघन है और N2 क्या है, विरल है। मतलब N का मान जितना कम होगा वह माध्यम उतना ही ज्यादा विरल होगा, आसान होगा। और N का मान जितना बढ़ता जाएगा अर्थात अपवर्तनांक जितना बढ़ेगा माध्यम उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो पहला क्या बताए, यदि किरण विरल से सघन में आ रही है तो विलंब की ओर झुक जाएगी। यदि किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहां से इसके क्या पता है, जब तिरछा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है वह अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। और यही घटना क्या हुआ, देखो जाना इधर चाहिए था, इधर झुक गई, जाना इधर चाहिए था, इधर चली गई, क्या हुआ, विचलन हो गया। ये घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या बताओगे कि आपतित किरण, इसका नाम क्या है, आपतित किरण, इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण, तथा ये क्या है, विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बताया गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बताएंगे कि जो आपतन कोण की ज्या है, ज्या मतलब होता है साइन, साइन, तो क्या है, आपतन कोण कितना आई है कि ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब क्या होता है, साइन, अपवर्तन कोण क्या है, आर है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक लिख दिया गया, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, पहला माध्यम मान लीजिए 1 है, दूसरा माध्यम क्या है, 2 है, यहां से 1n2 हो जाएगा। n क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है। 1n2 को क्या पढ़ेंगे, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे क्या लिखा है, Ang मतलब प्रकाश वायु से, ए से एयर होता है, जी से ग्लास होता है, प्रकाश वायु से आ रहा है और किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में प्रवेश कर रहा है, ग्लास में प्रवेश कर रहा है। जिसे क्या पढ़ोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang बराबर क्या लिखेंगे, Ng अपान Na। जैसे 1n2 था, इसको क्या पढ़ोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से n2, फिर क्या हो जाएगा, इस n2 को छोड़ दो, फिर क्या ले लो, n1 ले लो। तो 1n2 बराबर क्या लिख सकते हो, फार्मूला n2 अपान n1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर GNW लिखा है तो क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW, GNW बराबर क्या हो जाएगा, NW अपान Ng, NW अपान Ng, जल का अपवर्तनांक, सबसे पहले जल का ले लो NW, फिर क्या कर लो, यहां बगल में कांच का ले लो NW अपान Ng। यहां पे एक चीज बताया गया आपको अपवर्तन में कि आपतन कोण की जो ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, यही स्नेल के नियम से जाना जाता है। तो आज आया आपका क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण समझने पहले तो हम यहाँ फिगर बनाते हैं। ये आपके पास माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 1 है और ये आपका माध्यम 2 है। तो पहला माध्यम दूसरा माध्यम, यहां से ऐसे कोई किरण। तो सबसे पहले एक चीज जानो, यदि कोई किरण भी बताए थे आपको, जो अपवर्तन पढ़ाए थे, प्रकाश कैसा आपतित हो रहा हो, तिरछा आपतित हो रहा हो, या तो ऐसे जाएगा या तो किरणें कैसे हो रही थी, ऐसे जा रही थी।
ठीक है, अभिलंब से दूर हट रही थी। अभिलंब से दूर हटने का मतलब क्या था, ये माध्यम आपका सघन था और ये माध्यम आपका क्या था, विरल था। सघन था और दूसरा क्या था, विरल था। मतलब किरणें कहां से आ रही हैं, सघन से आ रही हैं, और किरणें कहां जा रही हैं, विरल में जा रही हैं। तो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन है, यदि कोई किरण तिरछा ना होकर आपतित होकर वो सीधे जिस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहती है और कितने एंगल पे आपतित हो रही है, 90 डिग्री पे आपतित हो रही है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा। क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई किरण उस तल पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, कितनी डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, आई पे नहीं हो रही है, एंगल कितना दे दिया, 90 डिग्री। तो अपवर्तन कोण कितना होगा, यहां से बता सकते हैं। तो अपवर्तन, उसके अपवर्तन कोण जो होगा 0 डिग्री होगा, बिना विचलित हुए वो जिस कोण पे आई, जैसे आई है वैसे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अगर कुछ एंगल होगा तब तो उसमें विचलन होगा। अगर वो 90 डिग्री पर अगर वो इंसिडेंट है, आपतित कराई गई है, तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। अर्थात अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहां से आप सीधे सीधे समझ सकते हैं क्रांतिक कोण। यहां से जो किरणें आएंगी, जो किरणें आएंगी वो कहां से आएंगी, सघन माध्यम से। तो हम अभी परिभाषा लिखते हैं। तो ये पहला माध्यम आपका क्या मान लिए हैं, सघन मान लिए, और दूसरा क्या मान लिए हैं, विरल मान लिए। पहला माध्यम क्या, सघन, दूसरा क्या, विरल है। यहां से सघन माध्यम से विरल में जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी। ये आर हो गया, ये कहां बढ़ के आए, प्रकाश का अपवर्तन बढ़ के आए। अब इसी एंगल को इतना बढ़ाओ, क्या करो, इतना बढ़ाओ एंगल को, इंसिडेंट एंगल जो आपका आई, इतना एंगल बढ़ा दो कि वो क्या हो जाए, जो अपवर्तन हो रहा है वो कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए। एंगल कितना बनाए, 90 डिग्री बनाए। जो एक एंगल आर बना रहा था वो एंगल आर ना बना के ये किरण कहां पहुंच जाए, इस रेखा पे पहुंच जाए। एंगल कितना बना रही है भाई, ये एक किरण है, ऐसे एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। और किस कोण पर, जिस कोण पर वो बने वही कोण क्या होता है आपका, क्रांतिक कोण होता है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या लिखोगे, किस माध्यम में बना है कोण, सघन माध्यम में। लिख सकते हैं सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। विरल माध्यम अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जो एंगल आर बना है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। जो आपका आपतन कोण आई था किसके बराबर हो गया, आईसी के, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। तो वह कोण ऐसा हो जाए, यहां से जब आपके पास कोई कोण क्या कर दो, हल्का सा और बढ़ा दो। यहां से जो आई इंसिडेंट करा रहे थे हल्का सा बढ़ाएंगे, ये किरणें इस माध्यम में ना जाकर इसी लाइन पे चली जाएंगी। तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। और ये माध्यम कौन सा होना चाहिए आपका, सघन होना चाहिए। तो क्या बताओगे क्रांतिक कोण की परिभाषा, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जिस कोण पर जो विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो जिस कोण पर बनता है वही कोण आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आई बराबर आईसी होता है, और यहां से जो इसका फार्मूला होता है n बराबर होता है 1/sin c। c क्या है, क्रांतिक कोण है, n क्या है, अपवर्तनांक है। इस तरीके से क्या बता सकते हो परिभाषा कि विरल माध्यम में जिस आपतन कोण पर, विरल माध्यम में जिस आपतन कोण पर
अपवर्तन कोण जो आपका हो, अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो क्या होता है आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। अब यहां से इसी कोण को आईसी को और बढ़ा दो, आईसी को क्या कर दो और बढ़ा दो। जब आईसी को और बढ़ा देंगे यहां से क्या हो जाएगा, आईसी थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ये किरणें उस माध्यम में दूसरे माध्यम में ना लौट के उसी माध्यम में वापस पूरी की पूरी किरणें वापस लौट जाती हैं। यहां से जब I इज ग्रेटर देन IC, यहां पे I किसके बराबर है, IC के बराबर है। जब ऐसा कोण बढ़ाओ जिसपे अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण I किसके बराबर, IC के बराबर है। यहां से जो I, यहां पे I का मान क्या कर दो, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दो, जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दो, तो किरणें क्या हो जाएंगी, दूसरे माध्यम में ना लौट के उसी माध्यम में पूरी की पूरी किरणें वापस लौट जाएंगी। इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या बता सकते हो, वह कोण जिस पर सभी किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाएं, ये क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात जो क्रिटिकल एंगल है उससे उस मान को आपतन कोण को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं, ये आपके पास बड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, ये अभिलंब है, ये आपके पास कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। सघन से इस पे इंसिडेंट एंगल आई है, तो विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, अपवर्तन कोण R हो गया। यहां से फिर से अभिलंब खींचते हैं, इस आपतन कोण के मान को हल्का सा और बढ़ा दें, आपतन कोण के मान को बढ़ा देंगे, ये किरणें किधर जाएंगी और ऊपर की ओर जाना शुरू करेंगी। फिर से क्या करते हैं, ये कोण कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ये आपतन कोण I हो जाएगा। इस कोण को हल्का सा और बढ़ा दो, आपतन कोण बढ़ा दिए, ये किरणें दूसरे माध्यम में न जाके अपवर्तन कोण R न बना कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। तो जिस कोण पर बनाई, मान लीजिए ये कितने एंगल बनाई, 30 डिग्री बनाती, तो क्रांतिक कोण कितना जाता, 30 डिग्री हो जाता। यहाँ पे मान लीजिए कितने बनाई है, IC बनाई है, तो I यहाँ पे I किसके बराबर हो गया, IC के बराबर हो गया। I किसके बराबर हो गया, IC के बराबर हो गया। यहां पे क्या था, जो IC का मान था, क्रिटिकल एंगल जो था कम था, क्रिटिकल एंगल कम था I से। यहां से क्या हो जाएगा, अब आप क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दो। अगर इस IC के मान को अगर हम बढ़ा दिए, I इज ग्रेटर देन क्या है, IC है। यहां पे जो कोण था IC से कम था, यहां पे क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दो, तो वो किरणें 90 डिग्री भी ना बना के क्या हो जाएंगी, उसी माध्यम में सारी की सारी किरणें वापस लौट जाएंगी। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बताओगे, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा दें तो प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में समस्त किरणें वापस लौट जाती हैं। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है।